थंबनेल में हिटर्स देखते ही तुम्हारे मन में इंडियंस ही खा गए होंगे, बट नहीं। मैं बात कर रहा हूँ टाटास, बिरलास, प्राइवेट बैंक्स, रॉयल्टीज, सिंडिकेट और न्यूज़पेपर्स की। और इन सभी को मिला के ये लोग इतने पावरफुल थे कि कुछ भी कर करवा या फिर होते हुए को सपोर्ट कर सकते थे। इस वीडियो में आगे जाने से पहले लेट मी से दिस, इंदिरा वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम एवर वी हैड इन इंडिया एंड शी वाज वन ऑफ दोज पावरफुल लीडर्स ग्लोबली जिन्होंने अमेरिकन इंपीरियलिज्म को चैलेंज किया था। लेकिन ऐसा किया क्यों? उसके पीछे मेरी एक कॉन्स्पिरेसी है, जो तुम इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। एनीवेज़ हम लिस्ट की तरफ चलते हैं और इसमें सबसे पहला नाम है रॉयल्टीज़ का। रजवाड़े, शाही घराने या फिर प्रिंसली स्टेट्स। तो आज़ादी के बाद इंडिया में बहुत सारे हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थे जो यूनियन ऑफ इंडिया में आके मर्ज हुए थे। और उनमें से कुछ नाम है सिंधिया फैमिली, होलकर डायनेस्टी, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इंक्लूडिंग ट्रेवनकोर एंड कोचिंग रॉयल्स केरला वाले। रॉयल्टीज़ को इंदिरा गांधी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इसका जवाब जानने के लिए हमें पहले इंडिया की कंडीशन देखनी होगी उस टाइम पे क्या थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया गरीब देश था। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी कि हम पूरे देश का पेट भर सकें। हम डिपेंडेंट थे यूएस की PL 480 स्कीम पे, जिसके अंतर्गत यूएस हमें व्हीट की भीख देता था और हम हाईली डिपेंडेंट थे उनके सप्लाई पे। हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज भी इतनी अच्छी नहीं थी कि कुछ अच्छा खासा रेवेन्यू स्टेट को लाके दे सके। उसके बाद बीओपी क्राइसिस, ना के बराबर फॉरेक्स रिजर्व और यूएस का प्रेशर टू लिबरलाइज द इकोनॉमी। और पुराने जो लोन ले रखे थे उसको भरना भी तो था। सेकंड, हम ऑलरेडी आज़ाद हो चुके हैं और डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो चुकी है। तो डेमोक्रेसी का रूल है कि एवरीवन इज इक्वल। तो इस इक्वल स्टेट में राजा महाराजा क्या करेंगे? देखो, इंदिरा गांधी को इन राजा और महाराजाओं से प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी उन अलाउंसेस से जो इनको सरकार की तरफ से दिया जाता था, मॉनेटरी प्लस सिंबॉलिक। लाइक एक राजा महाराजा वाला सिंबॉलिक स्टेटस, टैक्सेस में छूट, अलाउंसेस एनुअली, ये सब सरकार दे रही थी। और इसका पैसा कहाँ से आता जब हमारे पास खुद के खाने के लिए मीट नहीं है? तो इसका सॉल्यूशन निकालते हुए इंदिरा गांधी ने प्राइवेट पर्सेस को एबॉलिश कर दिया। और यही वो कारण बन गया इनके लिए इंदिरा गांधी को हिट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सब एक जैसे थे, कुछ ने सपोर्ट भी किया होगा। एंड अगर तुम किसी की किसी से प्रिविलेज छीन लोगे तो उसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। प्राइवेट पर्सेस के एबॉलिशमेंट के बाद इन फैमिलीज ने पॉलिटिक्स में एंट्री मारी। बहुत सारे फेल हो गए, बट कुछ फैमिलीज अभी भी टिकी हुई है, जैसे कि सिंधिया फैमिली। सो नेक्स्ट इज सिंडिकेट। ये कोई ऑफिशियल बॉडी नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर जो बड़े एंड पावरफुल लीडर्स थे उस टाइम के, जैसे कि कामराज जिन्हें किंग मेकर बोला जाता था, मोरारजी देसाई, संजीवा रेड्डी, अतुल्य घोष या फिर SK पाटिल। उस टाइम पे यही लोग कांग्रेस पार्टी को कंट्रोल किया करते थे। दे यूज्ड टू पिक द लीडर्स, कंट्रोल स्टेट्स एंड और डिस्ट्रीब्यूट इलेक्शन टिकट्स। और इनका मानना था कि जो पीएम है इज मोर लाइक अ मैनेजर, एंड जो बड़े डिसीजंस हैं कंट्री के लिए वो पार्टी के अंदर लिए जाएँगे, जहाँ पे ये सारे के सारे लीडर्स इन्वॉल्व होंगे। और जब इंदिरा को चूज़ करके पीएम बनाया गया था, तब यही सोचा गया था कि शी इज़ ईज़िली कंट्रोलेबल। एंड क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा की कोई इंडिपेंडेंट लीडरशिप या फिर पहचान नहीं थी, सिवाय नेहरू की बेटी होने के। और पीएम बनने के बाद इंदिरा और पार्टी के बीच में क्लैश होना चालू हो गया। शी वाज़ अनएक्सपेक्टेड, कंट्रोलेबल तो बिल्कुल भी नहीं। और इसका रीज़न क्या था, ये तो किसी को नहीं मालूम, बट मेरे पास एक कॉन्स्पिरेसी है जो तुम आई बटन पे क्लिक करके देख। ओके, तो पार्टी और इंदिरा दोनों के बिलीव्स बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। जहाँ इंदिरा चाहती थी कि वो मास पॉपुलेशन के लिए काम करे, वहीं सिंडिकेट प्रो बिज़नेस था। तो इंदिरा को इस बात से बहुत प्रॉब्लम थी कि पीएम होने के बावजूद भी उन्हें ऑर्डर्स लेने पड़ते थे बजाय ऑर्डर्स देने के, और ये बात उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और इसीलिए उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट लीडरशिप चुनी, अपनी एक पहचान बनानी चालू कर दी मास पॉलिटिक्स करके लोगों का सपोर्ट पाने के लिए, और वो सक्सीड भी हुई। 1969 के प्रेसिडेंट इलेक्शंस में जहां सिंडिकेट ने संजीवा रेड्डी को सपोर्ट किया, वहीं इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को सपोर्ट किया एंड वीवी गिरी वो प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत गए। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, उन्हें स्टेट्स और ब्यूरोक्रेट्स का भी सपोर्ट चाहिए था जो उनकी तरफ लॉयल हो, टू गेट द सपोर्ट इन व्हाट शी वांट टू डू। और ऐसा करके उन्होंने धीरे धीरे खुद को स्ट्रांग बना लिया था, और इसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस दो टुकड़ों में टूट गई। कांग्रेस ओल्ड गार्ड, कांग्रेस रिक्वेशनिस्ट। ओल्ड गार्ड था वो सिंडिकेट वाले, और रिक्वेशनिस्ट जो इंदिरा के सपोर्टर्स थे, जितने भी एमपीज थे। और ऐसे ही कांग्रेस अलग-अलग फेसेस से होके गुज़री है, जैसे कि कांग्रेस आर, देन कांग्रेस आई इंदिरा के टाइम पे, उसके बाद INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अभी की कांग्रेस है, तो वो कांग्रेस आर की लीनिएज है। जब इंदिरा के पास इनफ सपोर्ट है, तब अब बारी आ गई है टाटास, बिरलास, वर्ल्ड बैंक, IMF, बैंक्स एंड कोल माइन्स वालों की। अ, बिफोर मूविंग, आप जो नेक्स्ट एक्शंस देखने वाले हो इंदिरा के, वो सोशलिज्म की तरफ इशारा करते हैं, जैसे कि बैंक्स का नेशनलाइजेशन करना, कोल माइंस का नेशनलाइजेशन करना, MRTP एक्ट एंड FERA एक्ट, बिजनेस इंटरेस्ट के लिए इंडियन और फॉरेन
ये किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। जहाँ एक तरफ कंपनीज अपनी डोमिनेंस एंड पावर को बढ़ाना चाहती है, वहीं इंदिरा उन पे रोक लगा रही थी। द फर्स्ट वेरी सक्सेसफुल एंड मेजर स्टेप वाज कि 14 बड़े प्राइवेट बैंक्स का नेशनलाइजेशन करना, मतलब उन्हें पब्लिक सेक्टर बैंक्स बना देना, जिनमें से बड़े नाम हैं पीएनबी, सीबीआई, यूबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड और भी बहुत सारे। तो ये बैंक्स का नेशनलाइजेशन होने से ये प्राइवेट इंडस्ट्री वालों को क्या तकलीफ हो गई, ये कि वो बैंक्स पहले से प्राइवेट थे एंड किसी एक फैमिली बिजनेस ने वो बैंक्स को ओन नहीं किया था। और आप लोग देखोगे कि अलग-अलग बैंक्स में ओनरशिप थी इन फैमिली बिजनेसेस की, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। और दूसरी बात, इनके लिए इन प्राइवेट बैंक से क्रेडिट लेना बहुत ही ज़्यादा आसान था, क्योंकि इनकी रीच थी और बैंक्स के अंदर इनका इन्फ्लुएंस था। और पहले के टाइम पे ये बैंक्स कॉर्पोरेट इंटरेस्ट को ज़्यादा फेवर करती थी, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने इन बैंक्स को अलर्ट भी किया था और ये कहा भी था कि तुम आम लोगों में और फार्मर्स में अपना क्रेडिट दो, अपना पैसा दो, ताकि वो लोग भी कुछ कर सकें। बट ये लोग बार-बार उस बात को इग्नोर कर रहे थे। और नतीजा ये हुआ कि बाद में इन बैंक्स का नेशनलाइज़ेशन हो गया, जिसके बाद आप देखोगे कि हर रूरल ग्रामीण एरिया में ब्रांचेस खुलने लगी, बैंकिंग सेवाएँ मिलने लगी और लोन्स मिलने लग गए। ऐसे ही एक और स्ट्रेटेजिक सेक्टर को इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज़ कर दिया था, व्हिच इज़ कोल माइन, व्हिच कम्स अंडर एनर्जी सेक्टर। एनर्जी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री एंड इसीलिए उस पे कंट्रोल किसका है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उस टाइम पे प्राइवेट एंटिटीज़ का उन कोल माइंस पे ज़्यादा कंट्रोल था, जहाँ पे माफियाज़, लैंड ग्रैबिंग, एक्सप्लॉयटेशन, नो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जैसी चीज़ें बिना रोक-टोक के चलती थी। वेल, दिस वाज़ नॉट द रीज़न कि नेशनलाइज़ क्यों हुआ। नेशनलाइज़ेशन इज़ ड्यू टू एनर्जी सेक्टर इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द कंट्री। तो इसीलिए उन्होंने कोल माइंस को भी नेशनलाइज़ कर दिया इन प्राइवेट हाथों से लेके। एंड उसके बाद फेयर वेजेस, लिमिटेड वर्किंग आवर्स एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाने लगा। और जिसका विरोध करते हुए ये लोग बोले कि सरकार प्रोडक्टिविटी को गिरा रही है, बट असल में सरकार ने एक्सप्लॉयटेशन को बंद कर दिया, जो आजकल के सरकारों की बस की बात नहीं है। अगर वो करना भी चाहें तो उन्हें 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाइना को पछाड़ना है और जिसके लिए हम अगर 70 घंटे भी वीकली काम करेंगे तो कम पड़ेगा। और उसके साथ ही वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को भी इंडिया से निकालना है। एंड अगर हम इंडियन फैमिली बिजनेसेस की बात करें तो दे आर एवरीवेयर। टेक्सटाइल, फाइनेंस, बैंकिंग, स्टील एंड और भी बहुत सारे। और यही कारण है कि किसी भी सेक्टर में नेशनलाइजेशन हुआ, चोट इन्हें लगती ही लगती थी। उसके बाद एमआरटीपी, व्हिच इज़ अबाउट मोनोपोलीज़। इसका एक सिंपल फंडा है, सिंपल फिलॉसफी है। देखो, कंपनीज़ जब बड़ी हो जाती है तो वो डोमिनेट करने लग जाती है अपना मार्केट, और जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसको खाने की कोशिश करती है, मतलब खरीद लेती है। जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है और ये चीज़ सबने देखी है, इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी। द रूल्स वर वेरी सिंपल कि अगर आपकी कंपनी का टोटल एसेट साइज़ 20 करोड़ से ऊपर हो जाता है या 20 करोड़ तक पहुँच जाता है, तो आपको एक मोनोपोली मान लिया जाएगा। एंड न्यू डील्स, टेकओवर्स या फिर मर्जर्स, एक्सपेंशन, न्यू फैक्ट्रीज़ खोलना, कुछ भी अगर आपको अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना है, तो उससे पहले गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक डोमिनेंस इज़ मच ग्रेटर देन पॉलिटिकल पावर। क्योंकि इंदिरा गांधी को मालूम था, अगर बिज़नेस बड़े हो गए तो पॉलिसीज़ उनके फ़ेवर में बनेगी, ना कि आम लोगों के लिए। एंड वहीं अगर कंपनीज़ को एक्सपेंशन करना भी है, तो गवर्नमेंट से परमिशन लेने में क्या दिक्कत है? जो आगे चल के बहुत ही खराब सिस्टम पॉपुलरली नोन एज़ लाइसेंस राज में बदल चुका था। पर वो एक अलग टॉपिक है। नेक्स्ट इज़ फेरा, FERA, व्हिच इज़ रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। इस चीज़ का सपोर्ट तो होना ही चाहिए, क्योंकि पहले के टाइम पे कंपनीज़ मिनी एम्पायर बन के इंडिया आती थी, जहाँ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक चाहते थे कि इंडिया लिबरलाइज़ करे उनके टर्म्स पे, जैसा वो लोग बोल रहे हैं प्रेशराइज़ करके। बट इंदिरा गांधी का स्टैंस था कि नहीं, अगर तुम्हें हमारी कंट्री में बिज़नेस करना है तो हमारे टर्म्स पे, हमारे हिसाब से करना होगा। इस एक्ट की डिटेल्स में अगर जाएँ तो फॉरेन कंपनीज़ जो इंडिया में बिज़नेस करने आ रही है, उनकी इंडिया के अंदर 40% ओनरशिप होनी ज़रूरी है। आफ्टर दैट फॉरेन करेंसी गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कहीं मूव नहीं करेगी। अगर इन फॉरेन कंपनीज़ को प्रॉफिट्स बाहर भेजने हैं या फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो गवर्नमेंट को उसका क्लियर पता होना चाहिए। इसके अलावा उस टाइम पे हमारे पास फॉरेन रिज़र्व में डॉलर्स की भी कमी थी, जिसके कारण इस तरह की पॉलिसीज़ लाई गई थी। और ये प्लान आईबीएम, कोका कोला एंड और भी कुछ एमएनसीज़ को पसंद नहीं आया, तो वो वापस इंडिया से चले गए, जिसकी वजह से यूएस बिल्कुल भी खुश नहीं था। और जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, वो कॉन्स्टेंटली इंडिया पे प्रेशर टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे थे इंडिया को लिबरलाइज़ करने के लिए, जो 1991 में फाइनली 1990 के बीओपी क्राइसिस के बाद आया था, जिसको लीड किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और वही टाइम था जब भारत वापस से सोने की चिड़िया बन चुकी थी, जहाँ पे हमारे देश के सोने को बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक ऑफ जापान ले जाया गया, पब्लिकली हमें ह्यूमिलिएट करते हुए।
जिसका बहुत लोग खुल के सपोर्ट भी करेंगे कि 1991 का एलपीजी इंडिया के लिए बेस्ट डिसीजन एवर था। वेल आई वुड से कि डेफिनेटली ये बेस्ट डिसीजन हो सकता है, लेकिन तब जब हम खुद से डिसाइड करके हम खुद से ये डिसीजन लेंगे, ना कि कोई दूसरा हमारे ऊपर प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करके हमसे ये करवा रहा हो। और अगर ऐसा हुआ है तो इसका एंड बेनिफिशियरी कौन है? इंडिया, इंडिया के लोग या फिर कोई और? थोड़ा-थोड़ा सबको हो रहा है, राइट? बट सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है? लास्टली जो न्यूज़पेपर बिज़नेस था, उनको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, दिक्कत हो रही थी। जर्नलिस्ट लोगों को नहीं, सिर्फ़ जो बिज़नेस ओनर्स थे इन न्यूज़पेपर्स के उनको। जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफ़ाइड फैमिली बिज़नेस हुआ करते थे। तो जब प्राइवेटाइज़ेशन से नेशनलाइज़ेशन हुआ, एफईआरए आया, एमआरटीपी आया, तो ये लोग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली अफ़ेक्ट हो रहे थे। जो पल्प हमारे यहाँ इम्पोर्ट होता था, वो सारा का सारा पेपर जिस पे न्यूज़ को प्रिंट किया जाता था, उस पे गवर्नमेंट का कंट्रोल आ रहा था। एडवर्टाइज़मेंट पे गवर्नमेंट का कंट्रोल आ रहा था। बैंकिंग्स पे अब गवर्नमेंट का कंट्रोल था। तो ये सारे के सारे अगर एंगल्स मिलाओगे तो न्यूज़पेपर बिज़नेस भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ अफ़ेक्ट हो रहा था। और यही रीज़न है, नॉट पर्सनल बट बिज़नेस एंगल से, कि क्यों इंदिरा गांधी को इतना ज़्यादा हेट मिलता था न्यूज़ आर्टिकल्स में इवन बिफोर इमरजेंसी। और अगर आपको भी लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या में इंदिरा गांधी इन्वॉल्व थी, तो आप ये नेक्स्ट सजेस्ट होने वाली वीडियो देखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साइनिंग आउट।